ताम्रलिप्ति जो है यह पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिम क्षेत्र में आपका भृगु कच्छ, ठीक, इसी को भड़ौच नाम से भी जानते हैं, भड़ौच। ठीक, ये हमारे प्रमुख बंदरगाह किस क्षेत्र के थे? पश्चिमी क्षेत्र के। और पूर्वी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति था। दो महत्वपूर्ण बंदरगाह। और जो व्यापार होते थे, व्यापार मुख्यतः अब किससे रह गया था? चीन के साथ प्रमुख रूप से होने लगा, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने लगा। चीन के साथ व्यापार में श्रीलंका मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगा। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि नीचे के दक्षिण भारत के जो बंदरगाह है, मुजरिस आपके केरल का, कावेरीपट्टनम और आपका जो पांड्य क्षेत्र का, ठीक है, ये सब बंदरगाह हमारे विनष्ट हो जाते हैं, मतलब उनका महत्व बिल्कुल कम हो जाता है। और रेशम व्यापार, हमारा रेशम व्यापार पर जो एक अधिकार था कुषाण वंश के शासकों में, वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में कि व्यापार कैसे होते थे, किस तरीके से होते थे। ठीक है, उसमें एक श्रेणी, पहले पूग लिख लेते हैं, पूग। ठीक, पूग जो है इसको कहा जाता था, ये संगठन रहता था विभिन्न जातियों का, विभिन्न जातियों के व्यापारियों का संगठन, के व्यापारियों का संगठन, ये क्या कहलाता था? पूग कहलाता था। ठीक है, दूसरा आपका है श्रेणी। ठीक है, श्रेणी जो है एक ही जात के व्यापारी का संगठन, एक ही जात के व्यापारियों का संगठन। ये क्या कहलाता था? श्रेणी कहलाता था। और एक शब्द आपको शब्दावली मिलती है, निगम। ठीक है, एक नगर में निवास करने वाले, एक नगर में निवास करने वाले व्यापारियों का संगठन। ठीक है, ये तीन चीज ध्यान रखना आप, पूग, श्रेणी और निगम। इसके साथ साथ एक होता था सार्थ। ठीक, व्यापारियों का काफिला, व्यापारियों का काफिला, ये क्या कहलाता? सार्थ। और इसी का जो नेता रहता था, व्यापारियों के काफिला का नेता, उसको कहते थे सार्थवाह, सार्थवाह। ठीक है, काफिले का नेता, काफिले का। ठीक है, जो विदेशी व्यापार करते थे, ठीक है, उनकी श्रेणी क्या कहलाती थी? विदेशी व्यापार करने वालों को नाना देशी कहा जाता था। विदेशी व्यापार किसके द्वारा संचालित होता था? नाना देशी। ठीक है, ये शब्दावली जरूर याद रखिएगा। ऐसा पूग क्या था, श्रेणी क्या था, निगम क्या था, सार्थ क्या था, सार्थवाह क्या थे, और विदेशी नाना देशी क्या थे। ठीक, ये आप याद रखिएगा। व्यापार इनके माध्यम से होते थे और उस समय काफी शक्तिशाली भूमिका में हमारे श्रेणी थे, लेकिन मौर्योत्तर काल की अपेक्षा कम इनकी भूमिका रह गई थी गुप्त काल में। और इस समय हम देखते हैं तक्षशिला, कौशाम्बी और विदिशा, तीन ऐसे क्षेत्र हमको दिखाई देते हैं कि जहाँ के व्यापारी अपना सिक्का जारी कर किए हैं। ठीक है, उनके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से? एक आपके तक्षशिला, और दूसरा आपका कौशाम्बी, और तीसरा आपका विदिशा।
ठीक। इन तीनों के व्यापारियों के सिक्के हमें प्राप्त हुए। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आप ध्यान रखिएगा कि वह तथ्य है कि विभिन्न स्थानों पर कुछ प्रमुख प्रकार के व्यापारी निवास करते थे। ठीक, जैसे आपके, मैंने आपको कहा कि मंदसौर की चर्चा मैंने आपसे की थी कि मंदसौर में रेशम बुनकरों की श्रेणी कहाँ से, लाट प्रदेश से हटकर वहाँ से छोड़कर दसपुर में आई। दसपुर का नाम ही मंदसौर रहा और यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तो मंदसौर में कौन सी श्रेणी रहने लगी, रेशम बुनकर, रेशम बुनकर। और इसी के पास नासिक में बुनकरों की श्रेणी निवास करती थी, बुनकर की। ठीक है। इसके साथ साथ विदिशा में हाथी दांत बनाने वाले, हाथी दांत बनाने वाले। ठीक है। ठीक है। उससे जो है जो हाथी दांत से जो वस्त्र बनती थी वो श्रेणी कहाँ निवास करती थी, विदिशा में। इसके साथ साथ एक स्थान है इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश का इंदौर मत समझिएगा, यह बुलंद शहर में स्थान पड़ता है, बुलंद शहर। ठीक है। यहाँ पर तैलियों की श्रेणी, मतलब तेल के व्यापारियों की श्रेणी, तैलियों की श्रेणी। इसके साथ मथुरा में आटा पीसने वालों की, आटा पीसने वालों की। ठीक है। और एक स्थान है उज्जैनी। ठीक है। अनाज व्यापारियों की। ठीक है। इन श्रेणियों को आप, और एक और कौशाम्बी, गंधिकों की, इत्र की, गंधिकों की। ठीक है। अब हम एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं आपको। मंदसौर में रेशम बुनकर की, नासिक में सिर्फ बुनकर की, विदिशा में हाथी दांत बनाने वालों की। ठीक है। से निर्मित पदार्थ, जो हाथी दांत से जो निर्मित पदार्थ बनते थे। इंदौर में तैलियों की, मथुरा में आटा पीसने वालों की, उज्जैनी में अनाज व्यापारियों की, और कौशाम्बी में गंधिकों की श्रेणी निवास करती थी। ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र का मैंने आपको बताया। अब हमारे पास धार्मिक क्षेत्र और गुप्तकालीन साहित्य और कला, दो प्रमुख पार्ट और बचते हैं। ठीक है। तो इस भागों पर हम चर्चा कल करेंगे, और इतना आप लोग देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। जहाँ जो ना समझ में आया उसको पूछिएगा। तो आपके धार्मिक और साहित्य और कला, ये अगर हो जाएगा तो मेरा गुप्तकालीन संपूर्ण जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद गुप्तोत्तर आएगा। गुप्तोत्तर में बहुत गहराई में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। गुप्तोत्तर में सिर्फ काल विभाजन, कैसे कैसे कौन से राजवंशों ने कैसे कहाँ पे शासन किया, उनकी स्थापना किसने की, उनकी राजधानियाँ क्या थी, और कुछ शासकों के महत्वपूर्ण कृतित्व क्या थे, बस इसी को चर्चा करते हुए फिर अब मैं मेडिवल हिस्ट्री में प्रवेश करूँगा। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री मेरी ख़त्म अगर हो जाएगी तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा हमको समय नहीं देना पड़ेगा, और उससे मेरा कार्य काफ़ी सरल होगा। ये समझ लीजिए, हिस्ट्री एक तरफ कर दीजिए और सारे सब्जेक्ट को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है। तो इतना समय लगता है इसमें। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, आप इसको देख लीजिए। कल हम इसको समाप्त करने के बाद गुप्तोत्तर शुरू करेंगे। जो आपको दिक्कत हो आप कॉल करके हमसे पूछ लिया करिए। ठीक है।
चलिए आप लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।